नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। आप देखते हैं और जानते भी हैं कि खरी बात न्यूज़ पर लगातार किसी न किसी शख्सियत को हम लाते रहते हैं, लेकिन आज जिन्हें हम लाए हैं ना कोई वो राजनेता है, ना पॉलिटिक्स से कहीं से रिलेटेड है, कोई ऐसा एंगल नहीं है, लेकिन जिसे लाए हैं उनकी बातों को सुनकर और इस टॉपिक को सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। हम हैं भोपाल में। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है और इसी राजधानी में एक ऐसी महिला से हम मिलने आए हैं और आपको मिलाने आए हैं, रूबरू कराने आए हैं, जो मैं आपको बता दूं कि बच्चियों के लिए आवाज़ उठाती हैं, लड़ती हैं, उनको एक जो है घर प्रोवाइड करती हैं, पढ़ाई देती हैं। मैं बात कर रही हूँ समा खान जी की और बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में आपका। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं दर्शकों, 2005 में घरेलू हिंसा नियम लागू हुआ था, जिसके तहत जो है इन्होंने 2009 में एक एनजीओ खोला, अपनी संस्था खोली निर्भया नाम से। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं? नहीं, पहले इसका नाम निर्भया नहीं था। हमने निर्भया को श्रद्धांजलि देते हुए इसका नाम निर्भया करा था। पहले मतलब पहले कुछ और नाम था? पहले कुछ और नाम। क्या नाम था? पहले मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति विकास एवं कल्याण समिति था इसका नाम। अच्छा, उसके बाद 12 में आपने चेंज कर दिया? जी हाँ, फिर हमने उसको चेंज कर दिया इसके बाद। मतलब दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था वो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए निर्भया नाम से ये एनजीओ जो है फिर कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब एनजीओ का नाम कन्वर्ट कर दिया गया, निर्भया रख दिया गया। और अब क्या होता है, इसकी क्या स्थिति है, 2009 में जो शुरू हुआ 2022 में उसकी क्या स्थिति है, ये जानने के लिए हम सीधे इनसे बात करने आए हैं। यहाँ पर हम आए, हमने देखा छोटी छोटी बच्चियाँ भी थी और उनको भी हंसते खेलते चहचहाते हुए हमने देखा, तो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन ये जानने की एक उत्सुकता हुई कि इनकी कहानी क्या रही, क्यों ये बच्चियां यहाँ पर आती हैं, कैसे आती हैं, किसी भी एनजीओ में कैसे कोई बच्ची पहुँचती है और पहुँचने के बाद उसका भरण पोषण कैसे होता है, कैसे यहाँ पर जो फैकल्टीज़ हैं वो उसकी देखभाल करती हैं और जो है बिना किसी मोटिव के, बिना किसी सेल्फिश नोट के वो उनकी हेल्प करती हैं, छोटे से उन्हें बड़ा करती हैं, उसके बाद उनकी शादी कराती हैं। कैसे ये सब होता है सीधे आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में आपका। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी, 2009 में जब ये शुरू किया तो उद्देश्य क्या था? देखिए, 2009 में हम लोगों ने अपना पहला आश्रम स्टार्ट किया था, जो एक महिला आश्रम था। उससे पहले हमने कभी भी ये नहीं सोचा था। आप कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें एक्सीडेंटली होती हैं, वो इन्वेंशन नहीं होते, दीज आर डिस्कवरीज ना। तो उसी टाइप से हमारे निर्भया का भी कुछ महिला आश्रम का ऐसा ही रहा। मेरे हस्बैंड का एक एनजीओ था जिसमें हम लोग ब्यूटिशियंस के और ज़री जरदोज़ी के, प्रोफेशनल टेलरिंग और कटिंग के इस तरह के कोर्सेज चलाते थे। तो उन कोर्सेज में हम लोग स्लम्स में महिलाओं से जुड़े हुए थे और हम उनको ट्रेन करके उसके बाद हम उनको रोज़गार से जोड़ते थे। बट जब जाते हो, फील्ड में काम करते हो, लोग आपसे जुड़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि हिंसा जो है हर जगह फैली हुई और घरेलू हिंसा ने हर घर में अपना पैर जमाया हुआ है। तो वहाँ कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा से पीड़ित थी। और उसके बाद हमको 2009 में लगा कि इस तरह का एक घर होना चाहिए कि अगर कोई महिला हिंसा से पीड़ित है तो अगर उसको मायके पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों ही अगर उसके नहीं रख रहा है तो एक तीसरा होम उसके लिए होना चाहिए। और उसकी शुरुआत 2009 से हुई। एनजीओ तो हमारा बहुत सालों से काम कर रहा था, लेकिन 2009 से उसका पूरा आप कह सकते हैं कि एक मोटो चेंज हो गया। हम लोग पहले पुरुषों के लिए भी काम कर रहे थे, लेकिन फिर हम सिर्फ महिला और बच्चों पर आ गए 2009 से। और उसके बाद इस आश्रम की शुरुआत हुई और धीरे धीरे करते आज हम लोगों ने 2 आश्रम खोल रही हैं। एक हमारा महिलाओं के लिए है जो 18 से 60 साल तक की महिलाएं वहाँ पर रह सकती हैं। दूसरा आश्रम हमारा बच्चियों के लिए है, 6 से 18 वर्ष तक की बच्ची इस आश्रम में रहती हैं। अच्छा, ये जो बच्चियां आती हैं या ये जो महिलाएं आती हैं, कि क्या कहीं से भी आप इन्हें ला सकती हैं? मतलब जैसे कि हम काफ़ी बार जाते हैं, हमें ट्रैफिक सिग्नल्स पर भी लोग मिलते हैं, महिलाएं मिलती हैं, क्या आप उन्हें भी ला सकती हैं, वो भी आ सकती हैं, या फिर कोई उसका प्रोसेस है? नहीं, देखिए, हम लोग सौधार महिला गृह की बात करें तो इसमें तो यह है कि कोई भी महिला जो 18 साल से ऊपर की है और अगर उसको आश्रय की आवश्यकता है तो वो पुलिस के थ्रू, महिला बाल विकास के थ्रू हमारे आश्रय गृह में आ सकती है, या वो स्वयं भी
आ सकती है। अच्छा। और उसके बाद फिर हमको इसमें एडीएम के ऑर्डर लेना रहते हैं, तो वो हम 24 घंटे के अंदर ले सकते हैं। महिला डायरेक्ट भी हमारे पास आ सकती है और अलग अलग सोर्सेज से भी आ सकती है, क्योंकि महिला बाल विकास जो है एज अ नोडल विभाग घरेलू हिंसा जो कानून है उसमें नियुक्त किया गया है। तो गृह विभाग और महिला बाल विकास दोनों मिलकर इसमें काम करते हैं घरेलू हिंसा कानून पर। तो ये महिला बाल विकास के थ्रू भी हमारे पास आ सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों वाले आश्रम में, तो ये बच्चे वाले आश्रम में हमारे पास जो बच्चियाँ आती हैं ये पहले CWC के सामने इनको पेश करना पड़ता है। उसके बाद ही बाल कल्याण समिति, जिसको हम इंग्लिश में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के नाम से भी जानते हैं, तो बाल कल्याण समिति डिसाइड करता है कि इस बच्चे को आश्रय गृह की आवश्यकता है या नहीं। उस बेस पे वो बच्चा हमारे आश्रय गृह में आता है। अच्छा, डायरेक्टली मतलब आप नहीं ला सकती हैं बच्चियों को? आप देखिए ना, डायरेक्टली इसलिए भी नहीं ला सकते हैं कि कई बार इसमें कुछ लोग इसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो इसमें जब एक विभाग ने किसी को अधिकृत किया है तो आपको उसी चेन के थ्रू चलना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। अगर बात करें कि जैसे आप बच्चियों को लाती हैं तो उनका भरण पोषण कैसे होता है? देखिए, हम लोगों को सुधार में जो है दोनों जो हमारे आश्रम है वो महिला बाल विकास से रजिस्टर्ड है, और जो फंड है हमारी फंडिंग एजेंसी भी महिला बाल विकास है। लेकिन आपको पता है कि कुछ ना कुछ परेशानियाँ हमेशा बनी रहती हैं, और हमारे महिला आश्रम में तो हमेशा ये परेशानी बनी ही रहती है कि देर 2-2 साल जो है फंड नहीं आता है। और कोई भी आश्रम जो है उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो फंड पे ही डिपेंड करती है, और अगर फंड नहीं आता है तो आपकी सारी जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी आपका पूरा एक प्रक्रिया है वो पूरी फेल हो जाती है ना। तो मतलब जैसे कि ये तो आपका गवर्नमेंट है, हाँ, इसको आप गवर्नमेंट फंडेड बोल सकते हैं। गवर्नमेंट फंडेड ही बोल सकते हैं, लेकिन फंड ही नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट फंडेड कैसे बोलें? हाँ, ये परेशानी है कि हम लोगों का फंड जो है कई बार लैप्स हो जाता है, कई बार बहुत लेट आता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, और भी आश्रय गृह जो मध्य प्रदेश में चल रहे हैं खासकर महिलाओं के लिए, तो उनके सभी के साथ ये परेशानी आ रही है। आप अगर देखेंगी तो इंदौर का आश्रय गृह इसी के चलते बंद कर दिया गया है फंड की कमी के, क्योंकि एक बहुत बड़ा फंड हमको हर महीने जनरेट करना पड़ता है। अगर आप अभी आप कहाँ से कर रही हैं? ये अपने पास से लगाते हैं आप? हाँ, देखिए, हम लोग मतलब ज़्यादातर तो यही रहता है कि हम पैसा उधार लेते हैं, क्योंकि आपको डोनेशन भी उतना नहीं मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोगों की सिंपैथी होती है ना वो आज भी हम देखें अगर तो भारत में लोगों की सिंपैथी जो होती है ना वो वृद्धाश्रम और बच्चों के लिए ज़्यादा होती है। लोगों को नहीं लगता कि हमको महिला आश्रम में जाके डोनेशन देना चाहिए, ये मानसिकता है अभी भी। तो इसलिए हम लोग डोनेशन की भी हमेशा हमारे यहाँ कमी रहती है। डोनेशन हमारे यहाँ आप देखा जाए तो 0 के बराबर ही होता है सभी आश्रमों में। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि इनकी पढ़ाई लिखाई फिर होती है, प्रॉपर स्कूल भी जाते हैं, आपने जो है कॉलेज भी जाते हैं? जी हाँ। क्या क्या फैसिलिटीज अच्छा प्रोवाइड करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ हम लोग इनका ना एक इंडिविजुअल केयर प्लान बनाते हैं हर बच्चे का, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत देखरेख योजना। तो ये हमारी काउंसलर और केस वर्कर और सुपरिटेंडेंट 3 लोग मिलकर बनाते हैं। तो पहले उस जो भी हमारे पास महिला आती है उससे बात करी जाती है कि उसको क्या करना है आगे। अगर हमको लगता है कि ठीक है बच्ची ये जो महिला है या ये जो लड़की है ये 11th पास है या 12th पास है, तो फिर हम उसको ना स्किल से नहीं जोड़ते, फिर हम उसको आगे की पढ़ाई करवाते हैं। लेकिन हमको लगता है कि नहीं, महिला जो है वो 10th में फेल हो गई थी और उसकी अब आगे इच्छा भी नहीं है पढ़ाई करने की, तो फिर हम उसको स्किल्स से जोड़ देते हैं। जैसे हम उनको, अगर वो ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं या फिर वो अपना बुटीक खोलना चाहती हैं, तो हम इस तरह की चीज़ों से उनको जोड़ देते हैं। कई महिलाएं और लड़की हमारे पास ऐसी भी आती हैं जो 21 साल की हो जाती हैं और उनका सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि मैम आप तो हमारी शादी करवा दीजिए। तो वो मोटिव भी उनका इसलिए रहता है क्योंकि उससे पहले वो बचपन से अनाथ आश्रम में रही रहती हैं और बच्चियों ने कभी कोई परिवार नहीं देखा होता, तो उनको लगता है कि शादी मिल जाए, परिवार हाँ, शादी ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे कि हम जो है ना हमें परिवार मिल जाएगा। तो मतलब वो शादी उस नज़रिए से देखती है। तो फिर हम उनकी विज्ञप्ति निकालते हैं अखबार में और हमको टचवुड अभी तक बहुत ही अच्छे परिवार मिले हैं। अभी तक मैंने 5 लड़कियों का कन्यादान मैंने और रश्मि व्यास जो हैं हमारी सचिव जो हैं संस्था की, उन्होंने मिलकर करा है। सभी बच्चियाँ बहुत अच्छी रह रही हैं। 3 बच्चियों के तो 2 बेटियाँ हो चुकी हैं, 1 बेटा हो चुका है। मतलब कह सकते हैं कि हम लोग नाना नानी भी बन गए हैं क्योंकि हमने कन्यादान किया है।
तो बड़े प्यारे रिश्ते हैं, सभी राखी पर आती हैं। हाँ, फेस्टिवल्स पर आती हैं सभी, हाँ राखी पर तो आती हैं। कुछ जो राखी पर नहीं आ पाती वो भाई दूज पर आती है, लेकिन आती है। उसके बाद हम लोग जब अगली शादी करते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ नवंबर में फिर 2 बेटियों की शादी हम प्लान कर रहे हैं, तो अभी से फ़ोन आ रहे हैं कि मैम हमें पहले से बता देना, तो सब आती हैं सारी शादियों में। अच्छा ये बताइए, बच्चे जो हैं आपके यहाँ के, उनका सुबह से रात तक का शेड्यूल क्या रहता है? देखिए 5:30 पे ये लोग उठ जाते हैं। उसके बाद 6 o'clock जो है सारे लोग जो है प्रार्थना करते हैं। उसके बाद इनका योगा मेडिटेशन रहता है। 6 से 6:30 तक इनके ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद 6:30 बजे के बाद ये लोग अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं, साफ़ सफाई और दूसरी चीज़ों में। उसके बाद इनका 8 बजे नाश्ता रहता है। 8 बजे नाश्ता होने के बाद 8:30 तक ये लोग अपने नाश्ते से फ्री हो जाते हैं। फिर 10 बजे तक इनसे किसी काम का नहीं कहा जाता। 10 बजे इनको क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग में ले आया जाता है। 10 बजे ये लोग नीचे आ जाते हैं। 10 बजे के बाद इनका हम लोगों ने सबको जो लोग एजुकेशन से नहीं भी जुड़े हैं, 10 बजे इनकी टीचर आती हैं जो कि इनको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। मतलब छोटा बड़ा आ का खा गा ABCD ये वाली चीज़ें पढ़ाती हैं जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े, और जो जिनके हम लोगों ने प्राइवेट फॉर्म भरवा दिए हैं तो वो लोग अपना सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, और जो लोग कॉलेज जाना चाहते हैं वो लोग कॉलेज चले जाते हैं। अच्छा। फिर 10 बजे से इनकी 12 बजे तक वो क्लास होती है। 12 बजे के बाद इनकी फिर कंप्यूटर क्लासेस होती हैं 12 से 1 बजे तक, क्योंकि आप देखिए किसी भी फील्ड में जाएं कंप्यूटर की बहुत ज़रूरी। हाँ कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। 12 से 1 तक इनकी कंप्यूटर क्लास होती है। 1 बजे फिर इनका लंच रहता है। 1 बजे ये लोग ऊपर जाते हैं लंच करने। 2 बजे तक इनका लंच टाइम रहता है। 2 बजे के बाद बच्चियों को फिर से महिलाओं को नीचे लाया जाता है। 2 से 1 इनको जैसे डांस है या इनको अलग अलग एक्टिविटीज़ से जोड़ा जाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ कला के क्षेत्र से एक संस्था आ रही है और वो इनको नाटक सिखा रही है, तो 1 घंटे इनको एक ऐसी एक्टिविटी से जोड़ते हैं ताकि इनका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। तो 2 से 3 इनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इस तरह की होती हैं। 3 बजे के बाद ये फिर वोकेशनल ट्रेनिंग में चले जाते हैं, जहाँ इनका 3 से 4:30 बजे तक इनको सिलाई जरी जरदोजी इस तरह के काम सिखाते हैं। 4:30 पे इनका शाम का रिफ़्रेशमेंट रहता है जो 4:30 to 5 PM तक रहता है। तो ये लोग उस टाइम पे इनको चाय और स्नैक्स ये सब प्रोवाइड करे जाते हैं। आधे घंटे ये लोग अपना अच्छे से बैठ के सुकून से वो सब लेती हैं। फिर 5 बजे इनकी कराटे ट्रेनर आ जाती हैं। 5 से 6 वो इनको ये सारी चीज़ करवाती हैं। अच्छा, इसी बीच में जो बच्चे स्कूल कॉलेज गए हुए होते हैं वो भी हमारे 5 बजे वापस आ जाते हैं। वो लोग भी रिफ़्रेशमेंट में ज्वाइन कर लेते हैं। फिर 6 बजे के बाद सभी महिलाएं ऊपर चली जाती हैं डॉर्मेट्रीज़ में। वहाँ जाने के बाद फिर ये 6 से 7 बजे तक फ्री रहते हैं। 7 बजे फिर ये लोग अपना जो भी इनका होमवर्क या जो भी चीज़ें हैं वो लोग कंप्लीट करते हैं। फिर इनको 8 बजे जो है डिनर प्रोवाइड किया जाता है। 8 बजे डिनर करने के बाद वैसे तो 10 बजे का टाइम है, लेकिन 10:30 बजे तक ये लोग फिर टीवी और मनोरंजन ये सब देखते हैं। कई बार सैटरडे रहता है तो हम उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं कि मैम 12 बजे तक कर दीजिए, तो सैटरडे को सिर्फ हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। वरना 10:30 to 11 तक इनको बिल्कुल वो है कि आप बेड पे पहुंचना है। तो ये पूरा शेड्यूल रहता है। इतने सारे जो हैं आप कराटे और वोकेशनल ट्रेनिंग और इतना सब कुछ करती हैं, स्कूल भी आप भेज रही हैं, आप पढ़ाई भी करवा रही हैं, और इसके साथ खाना पीना तमाम तरीके के सब पूरा शेड्यूल है इनका, जैसा एक बोर्डिंग स्टूडेंट का होता है। तो इसमें फंड्स कितने करीबन आपको मिलते हैं, मतलब पर मंथ का अगर ले लें या पर डे का ले लें? देखिए हम लोगों को जो महिला आश्रम है उसमें 1300 रुपये पर मंथ है एक महिला के लिए। उसमें आपको उसको ब्रेकफास्ट भी देना है, लंच भी देना है, डिनर भी देना है, और 5 बजे उसको आपको कुछ रिफ्रेशमेंट भी देना है। हाँ। क्योंकि जब हम सुबह से शाम तक किसी को बिज़ी रखेंगे तो आपको पता है फिर भूख बहुत लगती है ना, ये सारी चीज़ें, तो वो बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आप एक 5 महिलाओं के हिसाब से ही अगर उसको जोड़ें तो आप खुद सोचिए वो 6 से 7 हज़ार रुपये होता है। 6 से 7 हज़ार रुपये में तो सिर्फ आप है ना दूध और सब्ज़ी का ही आज की महंगाई में, तो फिर आपकी ग्रॉसरी कहाँ गई, सिलेंडर कहाँ गया, ये सारी चीज़ें आप कहाँ से करोगे, तो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि एक महिला का मुझे लगता है कि अगर हम उसको अच्छे से खाना दें तो 3,000 रुपये महीना तो कम से कम होना ही चाहिए। अच्छा, तो फिर अभी हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है, और अगर
ये जो एनजीओज हैं या महिलाओं के लिए ऐसे जो गृह बने हुए हैं, यहाँ पर ही फंड नहीं आ रहे हैं, तो फिर इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कहाँ तक महत्व है, ये मुझे तो नहीं समझ में आता है। आप लोग ज़्यादा फेस कर रहे होंगे यहाँ पे डे टू डे लाइफ में। नहीं, हम लोग अभी सुन तो रहे हैं कि नई योजनाएं जो बनी हैं उसमें, नई नीति जो बनी है उसमें फ़ंड कुछ बड़े हैं, और उम्मीद हमको यही है कि बहुत जल्द हम वो फ़ंड हमको मिलेंगे ताकि हम बहुत अच्छे से अपना काम कर पाए। और ऐसा नहीं, मध्य प्रदेश में काम तो हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है शायद कनेक्टिविटी की कमी की वजह से वो चीज़ें सामने नहीं आ पा रही हैं। क्या आपने इससे रिलेटेड कभी सीएम से मिलने की कोशिश की? नहीं, अभी तक हम लोग हमने सीएम साहब को इसके लिए कोई आवेदन नहीं दिया, और हम लोग आगे यही प्लान कर रहे हैं कि सभी सुधार गृह मिलके एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलें, क्योंकि वो बहुत ही संवेदनशील है महिलाओं के लिए, और अगर ये मुद्दा उनके सामने आएगा तो हमें पूरी आशा है कि वो इसका बहुत जल्द से जल्द इसका निपटारा करके, और आप लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि उनके अंडर ये जो महिला और बच्चों का विभाग आता है वो मामा भी कहे जाते हैं, तो मेनली बच्चों और महिलाओं से ही उनका सबसे ज़्यादा वास्ता है। तो अगर आप उनसे मिलें, मुझे लगता है कि वो ये सुनेंगे। और वैसे तो अभी भी फिलहाल आप लोगों को जो समस्या आ रही है वो नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि लोगों को आप पे ध्यान देना चाहिए था। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और इनको सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए था। लेकिन अभी फिलहाल अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं आशा यही करूँगी कि आप लोग जल्द से जल्द उनके पास जाएँ, उनको जो है अपनी एप्लीकेशंस दें। और मैंने आपके साथी जो थे उनसे बात भी की थी, उनका कहना था कि हम लोगों ने एप्लीकेशंस दिए भी हैं, लेकिन अगर नहीं दिए हैं तो मैं यही आशा करूँगी आप लोग जल्द से जल्द जाएँ, क्योंकि सरकार जो है वो अभी अच्छा काम कर रही है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो उन्होंने नारा निकाला है वो कहीं ना कहीं सिद्ध कर भी रही है। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं हो रहा है वो, तो आप लोगों को आवाज़ रखनी चाहिए अपनी सामने। नहीं, बिल्कुल हम आगे यही प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से तो अगर आश्रय गृह बंद करना, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देखें कि कई महिला सुधार गृह धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। और वैसे भी अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल जो है राजधानी है, और यहाँ आसपास आप अगर देखें तो हमारे पास सीहोर है, विदिशा है, रायसेन है, इन ज़िलों में भी कोई आश्रय गृह नहीं है, तो वहाँ की महिलाओं को भी यहीं भेजा जाता है। बिल्कुल सही बात है ना। तो ऐसे में अगर ये भी आश्रय गृह बंद हो जाएंगे तो फिर और महिलाएं जाएंगी कहाँ जाएंगे। नहीं, पर हम लोग भी आपकी आवाज़ ही उठाने आए हैं, और हम आशा करते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू ज़रूर आपको कोई ना कोई मदद मिले। अच्छा, एक सवाल और मेरा ये था कि क्या मतलब ये जो बच्चियां आती हैं या जो महिलाएं आती हैं, इनमें आप जैसे कह रही हैं कि कभी कोई पुलिस केस के ज़रिए आती है, या कोई मतलब पुलिस के पास जाती हैं, कोई प्रताड़ित की हुई होती हैं, तो कैसे कैसे केसेस सामने आए हैं आज तक? देखिए, हर केस जो है वो दूसरे से अलग होता है, हर इंडिविजुअल की कहानी अलग अलग होती है। कई महिलाएं हमारे यहाँ विक्टिम्स रहती हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, कई महिलाएं ऐसी रहती हैं जिनको उनके ख़ुद के परिवार ने छोड़ दिया होता है, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल कम होता है, उनकी हम ये नहीं कह सकते कि वो मानसिक हैं, है ना, तो वो उनको नहीं रखना चाहती। कुछ महिलाएं तो हमारे ऐसी हैं जो बहुत अच्छे परिवार से हैं, लेकिन उनके परिवार उनको नहीं रखना चाहता है, उनके घर में बहुत कम जगह है, उन महिला जो है वो अपना खुद का काम नहीं कर पाती है, वो खुद जो है ना मतलब घर में कोई हेल्प नहीं कर पा रही है, या वो अपना टॉयलेट और ये सारी चीज़ें नहीं साफ़ कर पा रही है, तो ऐसी महिलाओं को भी जो है भाई घर से निकाल देते हैं। तो ऐसी भी महिलाएं हैं हमारे पास। इसके साथ साथ वो वाला नंबर तो बहुत बड़ा है जिसमें आप देखें कि पति के साथ उनके घरेलू हिंसा हुई है, पति ने या तो दूसरी शादी कर ली है या किसी और महिला से अफेयर में है, और मायका पक्ष भी उनका साथ नहीं दे रहा। मायके को लगता है कि नहीं ठीक है, उसने जो भी करा है पर तुम्हें तो रख रहा है ना, हाँ उसी के साथ रहा। और महिलाएं जो है वो कभी भी जो है पति को नहीं बांटती हैं, तो वही एक घरेलू हिंसा बढ़ती है। और ऐसी भी कई महिलाएं हमारे साथ हैं। कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो यहाँ पर जॉब कर रही थी और सेल्फ डिपेंड थी, पर किसी व्यक्ति ने उनको अब बातों में लगाकर और उनके साथ धोखा कर दिया, तो वो अब अपने मायके भी नहीं जाना चाह रही, यहीं हमारे यहाँ रहकर उन पर केस कर और लड़ाई लड़ रही हैं। उनके साथ छोटे बच्चे हैं, तो जब तक उनको लगता है कि बच्चा 2 या 3 साल का नहीं हो जाता, तो आश्रय गृह जो है हमारे लिए एक सेफ होम है। चलिए, आज आपसे मिले और आपसे बात की बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन आशा करते हैं कि इस मीटिंग का जो है इस इंटरव्यू का जो है कुछ सार्थक परिणाम भी सामने आए, हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सरकार के लोगों तक पहुँचे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर मदद पहुँच पाए
फंड्स जो हैं वो जो है यहाँ पर आ पाएँ, ताकि जो बच्चियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, उनको ढंग की ज़िंदगी जीने का जो है मौका मिल पाए। और यहाँ पर भी जो मैं मतलब लगातार मैं देख रही हूँ कि जैसे कि ये शेड्यूल बताया गया, तो लगातार बच्चियों को बिजी रखा जाता है, उन्हें ढंग का खाना दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन कब तक इंसान करेगा और कब तक इंसान अपनी जेब से लगाएगा। कहीं ना कहीं सरकार से अगर मदद आ भी रही है तो बहुत कम आ रही है, उसको ज़्यादा उसको बढ़ाया जाना चाहिए। जैसा कि ये कह रही हैं 1300 रुपये पर मंथ एक लेडी के लिए आता है, वो करीबन 3000 रुपये सरकार को मानकर उसको बढ़ाना चाहिए और करना चाहिए। आज जब मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है, इतनी सारी योजनाएं महिलाओं के लिए लाई जा रही हैं, इतनी जो है हमारे मंत्रिमंडल में भी हम देखते हैं इतनी महिलाएं हैं, तो फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए सरकार नहीं सोच रही है। लेकिन हम आशा यही करते हैं कि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे और जो उचित हेल्प है वो यहाँ पर पहुँचाई जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे, इनके जवाब कैसे लगे। इसके साथ ही आप उन बच्चियों के बारे में, महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, और जिन टॉपिक्स पर आज हमने बात की उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।